नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का आगाज किया। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के 31 जिलों को इस अभियान के तहत शामिल किया गया, जिसमें श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए और स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी की जाएगी। इस अभियान के जरिए 1,25,00,000 मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस योजना और सरकार की नीयत दोनों पर ही सवाल अभी से खड़ा कर रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आत्मनिर्भर रोजगार योजना को अस्थायी रोजगार का झुनझुना करार देते हुए यूपी सरकार से सवाल पूछा कि इन्वेस्टर मीट्स और डिफेंस एक्सपो से कितनों को सच्चा रोजगार मिला है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार गरीबों और मजदूरों को धोखा दे रही, जितने भी दावे हैं वो हवाई और खोखले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष को 1.25 करोड़ रोजगार का ऐतराज किस बात का है। इस मुद्दे पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन ट्विटर पर एक्टिव कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के एक ट्वीट ने प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। यह मामला कानपुर शेल्टर होम से जुड़ा है, जहां पर 57 लड़कियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से सियासी संग्राम छिड़ा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना संक्रमण से लेकर शेल्टर होम कांड तक यूपी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने में जुटी हैं। गुरुवार शाम को उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने शेल्टर होम मामले में प्रियंका गांधी के फेसबुक पोस्ट पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा और कार्रवाई करने की चेतावनी दी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर ही जवाब देते हुए यूपी सरकार के साथ साथ इशारों में सपा और बसपा पर भी निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा कि फिजूल की धमकियां देकर समय बर्बाद मत करिए। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, आप कार्रवाई करिए। मैं कोई बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि जो भी कार्रवाई आप करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रख रही और आगे भी रखती रहूंगी। लेकिन अब सवाल यह है कि वाकई क्या बीजेपी का कोई विपक्ष में अघोषित प्रवक्ता है तो वो कौन है? इंदिरा की पोती प्रियंका के बयान के मायने हैं क्या? इन सवालों पर भी और रोजगार के इस अवसर पर भी हम एक साथ करेंगे चर्चा, बड़ी बहस। बहरहाल तो आजकल राजनीति ट्विटर पर ज्यादा सक्रिय दिखाई देती है। जमीनी तौर पर अगर हम देखें तो आजकल उसी को लेकर लगातार पलटवार चल रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना पर तंज कसा। अखिलेश का यह ट्वीट है, आप देखिए और पढ़िए, समझिए कि क्या कह रहे हैं अखिलेश। अखिलेश ने लिखा कि मनरेगा में जनता को नाम मात्र के अस्थायी रोजगार का झुनझुना देने की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताएं कि तथाकथित इन्वेस्टर मीट्स और डिफेंस एक्सपो के बाद कितने करार सच में बैंकों के सहयोग से जमीन पर उतरे और उनसे कितने लोगों को सच्चा और पक्का रोजगार मिला है। यह अखिलेश का ट्वीट है। वो तंज कस रहे हैं इस योजना पर और सरकार के ऊपर झुनझुना बजाने का और झुनझुना देने का आरोप लगा रहे हैं। उधर कानपुर के शेल्टर होम मामले पर भी राजनीति बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा। इस पर प्रियंका गांधी ने जवाब भी दिया। प्रियंका ने कहा कि वो इंदिरा गांधी की पोती हैं, कोई अघोषित भाजपा प्रवक्ता नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर पर लिखा कि जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी के जनता के प्रति है और वो कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना नहीं है। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। प्रियंका गांधी ने आगे यह भी लिखा कि वो जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो करें, बेशक करें, मैं सच्चाई आगे भी सामने रखती रहूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं। अब आप इस ट्वीट को जरा समझिए। आगरा प्रकरण के बाद जब कानपुर प्रकरण सामने आता है, उस वक्त अखिलेश ने भी ट्वीट किया था, उस वक्त मायावती ने भी ट्वीट किया था, प्रियंका ने भी ट्वीट किया था। नोटिस सिर्फ प्रियंका को पहुंचा और इसी बात से नाराज होकर प्रियंका गांधी ने लिखा कि मैं आगे भी बात रखती रहूंगी। अगर मैंने लिखा था तो मुझे नोटिस दे दिया। बेशक आप नोटिस दें, कार्रवाई करें, फिजूल की धमकियां ना दें, लेकिन उन लोगों को नोटिस क्यों नहीं गया, यह सवाल भी उनके मन में कुलबुला रहा होगा। और शायद इसी वजह से उन्होंने ट्विटर पर अपनी बात रखी कि माया और अखिलेश को क्यों नहीं है कोई कानूनी नोटिस, या नोटिस मुझे ही क्यों,
क्या वाकई अखिलेश और माया पर ही प्रियंका ने प्रहार किया कि वो अघोषित प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कांग्रेस और प्रियंका नहीं है? वहीं कानपुर के बालिका और बाल संरक्षण गृह का निरीक्षण करने पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह ने प्रियंका गांधी को भेजे गए नोटिस को सही बताते हुए उल्टा प्रियंका पर ही पलटवार किया। जितने भी होम्स इस मैटर की बात कर रहे हैं, नहीं कमी ऐसा तो कोई नहीं है। देखिए जो भी न्यूज़ चल रही है या चलवाई गई इंटेंशनली, या अब आप लोगों को भी जानकारी में है कि वो गलत न्यूज़ चलाई गई। सबसे पहले तो आप किसी भी बच्ची को, जिस तरीके से आप उन बच्चियों के बारे में आपने कहा कि होम में आकर के प्रेग्नेंट हो गई हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ों को मीडिया में दिया गया। और वो बच्चियां चूंकि पॉक्सो के अंतर्गत आई थी, तो वो बच्चियां प्रेग्नेंट आई थी, उनकी पूरी जांच रिपोर्ट भी है हमारे पास, सारी चीज़ें हैं। जब डेट ऑफ एडमिशन क्या है, उसमें जो टेस्ट में क्या आया है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक आप लोगों ने HIV, जो कुछ लोगों ने HIV पॉजिटिव और हेपेटाइटिस की बात की, वो भी नहीं है। तो इस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम और सरकार की छवि खराब करने के लिए जिन लोगों की मानसिकता है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। बहरहाल सवाल इसी बात का है कि एक तरफ कोरोना काल में रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कदम बढ़ा रही, तो वहां पर भी क्या कोई ऐसी कमी दिखाई देती है विपक्ष को जो कि प्रहार किया जा रहा? वाजिब सवाल अखिलेश ने पूछा कि हो सकता है कि ये तात्कालिक सहायता हो, लेकिन आगे के लिए प्लान क्या है? लेकिन सरकार ने पहले ही कहा कि हमने इसी लिए स्किल मैपिंग भी कराई है और एक बड़ी चुनौती है, उस चुनौती से निपटने के लिए हमने पूरा डेटा रखा। लेकिन अखिलेश कहते हैं कि इसके पहले इन्वेस्टर्स समिट रखा था और डिफेंस एक्सपो रखा था, उससे कितनों को लाभ हुआ पक्के तौर पर। इधर दूसरा मामला गरमाया हुआ है, जहां प्रियंका बेहद ज्यादा सक्रिय हैं ट्विटर पर, और अब वो सत्ता पक्ष पर ही नहीं बल्कि वहां पर अन्य विपक्षी पार्टियां जिससे कल तक उन लोगों का मेल मिलाप था, उन पर भी प्रहार कर रही हैं। तो इसके मायने क्या हैं? अगर इंदिरा की पोती ये बता रही कि वो इंदिरा की पोती हैं, तो फिर इसके वजह से वो किसको जता रही हैं कि असल में वो नहीं डरेंगी, बाकी लोग डर गए? क्या बसपा और सपा डर गई है? ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जगदंबिका पाल साहब हमारे साथ हैं, सांसद बीजेपी के, बहुत स्वागत है जगदंबिका पाल साहब आपका। दीपक सिंह हमारे साथ, MLC कांग्रेस के, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। नवाब जान खान साहब हैं, MLA समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है नवाब जान खान आपका। सबसे पहले जगदंबिका जी, एक बड़ी योजना और बकायदा उसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार करके उसकी लॉन्चिंग की गई। मैंने उस वक्त ही फ्रेम में आपको देखा जब एक व्यक्ति से संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री, और आप भी वहीं पर बैठे हुए थे, और ऐसे तमाम लोगों से उन्होंने बात की। एक तो ये योजना है और ऊपर से इस योजना पर सवाल है। सवाल इस बात का भी है जो विपक्ष उठा रहा कि झुंझुना बजा रही सरकार, और सवाल आपने अपने आप से उठाया कि चुनौती बहुत बड़ी है, हमें भी पता है, लेकिन हमें शुरुआत तो करनी है। उस दिशा में हमने करोड़ों के लिए आज शुरुआत की है। देखिए, सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्हें वास्तविकता के धरातल का पता भी नहीं है। आप सोचिए कि एक तरफ कोरोना का संक्रमण हो, दूसरी तरफ जितनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर्स, चाहे मुंबई से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, देश की राजधानियों से या देश के विभिन्न हिस्सों से आए, लगभग 35 लाख लोग उत्तर प्रदेश में माइग्रेंट लेबर्स, प्रवासी मजदूर आए हैं। और आप कल्पना करिए कि जिस स्किल मैपिंग की बात आप कर रहे हैं, क्या कभी इसके पहले अखिलेश की सरकार में, मायावती की सरकार में, क्या स्किल मैपिंग की कभी किसी मुख्यमंत्री के मुंह से कोई इसकी चर्चा भी हुई हो कि स्किल मैपिंग होती क्या है? कम से कम फॉर द फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये पहला राज्य है कि अपने उन प्रवासी मजदूरों का गांव-गांव में, हम लोग अपनी लोकसभा में हैं, आज हम धरती पे देख रहे हैं कि जब माइग्रेंट लेबर्स आ रहे थे तो जिले की सीमाओं पे वहां पे आश्रय स्थल बनाया गया और 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगातार 2 महीने लोग काम करते रहे। उनका रजिस्ट्रेशन होता रहा, उनके पास कौन सा उनका आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट, क्योंकि उनको खाद्यान्न का पैकेट देना था, 1-1 हजार रुपये उनके खाते में डालना था। और जब मुख्यमंत्री एक तरफ उनको इस कोरोना से बचाने के लिए चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रहे हो, होम क्वारंटीन की बात कर रहे थे, उसी समय उन्होंने ये भी तय किया
कि जो ये प्रवासी आ रहे हैं एक बार रोजी रोटी छोड़ करके, उनको हम यहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे, शायद ये कल्पना उस समय लॉकडाउन में कोई कर भी नहीं सकता जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और उन्होंने अपनी कैबिनेट को, टीम 11 को जिस तरह से टास्क फोर्स दिया कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में 35 लाख में 34 लाख लोगों के स्किल मैपिंग हो चुकी है। आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने कहा 54,000 ड्राइवर हैं, इतने टेलर करने वाले हैं, इतने इलेक्ट्रीशियंस हैं। उन्होंने एक तरह से ब्रेकअप बताया। तो इसका मतलब है कि तैयारी, आपको याद होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ, फिक्की के साथ, उन संस्थाओं के साथ 11 लाख मजदूरों को उनके हुनर के हिसाब से ऑलरेडी जॉब के लिए एमयू कर चुके हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये झुंझुना है, ये झुंझुना है। आज मेरे जिले में सिद्धार्थनगर में 1001 तालाब बन रहे हैं। गांव में तालाब विलुप्त हो रहे थे। मई जून में जानवरों को पानी पीने का संकट हो जा रहा था। लोग पंपिंग सेट से तालाब भरवाते थे। आज वो तालाब सब पानी से भर रहे हैं, उसमें मछली पालन होगा। आज उनको एंगेजमेंट हो रहा, उनका एंगेज हो रहा, जो प्रवासी मजदूर आए हैं उस मछली पालन में समूह लगा करके। और आज कुर्बान अली ने अगर सिद्धार्थनगर के उस कोडरा ग्रांट से प्रधानमंत्री से बात किया, तो आखिर कुर्बान अली की बात का तो यकीन करे अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी या मायावती, कि उसने कहा कि मैं रोजी रोटी के लिए मुंबई गया था और वहां लॉकडाउन के कारण मुझे वापस आना पड़ा। उसी के एक गांव में करीब 789 मजदूर आए हैं। उन्होंने कहा मैं यहाँ आया, मुझे यहाँ कम्युनिटी टॉयलेट बनाने का काम मिला, मुझे प्रधान ने दिया। अब उसके बाद पंचायत भवन है। तो आखिर सबको उनकी स्किल मैपिंग के हिसाब से यहाँ काम मिल रहा है। अब ये काम जो राजगीर का वहां कर रहा था, वो राजगीर का काम यहाँ कर रहा है। तो आज आप सोचिए कि पहले 60,000 करोड़ मनरेगा का बजट था, अभी इस लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ने 41,000 करोड़ और बढ़ा दिया। इस देश में 1,01,000 करोड़ ये गांव की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला है। ये मनी अगर फ्लो होगा, हर गांव में 4-4, 5-5 प्रोजेक्ट जनरेट हो रहे हैं। दीपक कांग्रेस का गांव का अमेठी का है, ये जानता है कि हर प्रधान 4-4, 5-5 प्रोजेक्ट आज डिमांड कर चुके हैं और 14 दिन के बाद काम के बाद ऑटोमेटिकली उनके खाते में पैसा चला जाता है। और इसके बावजूद ये अखिलेश ट्वीट कर रहे हैं या ये ट्वीट कर रही है प्रियंका। और आज आप ये क्यों जोड़ दे रहे हैं? मैंने इंट्रोड्यूस ही कराया था और आप बता रहे हैं कि दीपक वहां के हैं और दीपक ने पहले ही साबित कर दिया है सदन के अंदर कि ये जो योगी की सरकार है और मोदी की सरकार है, ये बेरोजगार बढ़ाने वाली है और रोजगार छीनने वाली है। आप कह रहे हैं उनको पता है और आप उम्मीद कर रहे हैं वो स्वीकार करेंगे। दीपक बहुत जल्दी से बताइए। जगदम्बिका पाल जी ने बहुत कुछ बताया है और गिनकर सुनाया है, और आज उन्होंने बताया कि स्किल मैपिंग कभी सोचा भी था किसी ने इस प्रदेश में? खान साहब के पास में जाऊं उसके पहले बहुत त्वरित टिप्पणी, जगदम्बिका पाल जी से तो कम से कम सहमत हो जाइए, योगी और मोदी जी से मत होइए भाई। वो आपको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, आप उनको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं और बता रहे हैं कहां तालाब खुद रहा, कहां पानी भर रहा, कहां मछली आ रही। कुर्बान अली पर तो विश्वास कर लीजिए, मत करिए भाई योगी और मोदी पर विश्वास, मत करिए किसी और पर। जगदम्बिका पाल जी की बात पर भरोसा करेंगे या वहां पर भी साबित करेंगे कि नहीं बेरोजगारी बढ़ गई और रोजगार छीनने वाला काम है ये? दीपक। अब्दुल भाई, पाल साहब मुझे लगता है हमसे मोहब्बत नहीं करते जितना मोहब्बत हम उनसे करते हैं। ये अलग बात है, पाल साहब ऐसी पार्टी की दलदल में फंसे हैं जो सच नहीं बोलती। तो मजबूरी में बहुत सारे ऐसे दावे, बहुत सारे ऐसे आंकड़े पेश करने पड़ते हैं जो सच से मतलब नहीं होता है। अब्दुल भाई, मुझे लगता है ये आज वही मनरेगा की बात हो रही है जिसे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आज उसी मनरेगा को लेकर पीठ थपथपाई जा रही है। क्या क्या अपशब्द बोले थे मनरेगा को लेकर, और उस समय पाल साहब सदन में मौजूद थे जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ठहाके लगा रहे थे, मनरेगा का मजाक उड़ा रहे थे, तब भी पाल साहब मौजूद थे। और जब मनरेगा एक्ट बना था तब भी पाल साहब पार्लियामेंट में मौजूद थे। देखिए, दो बातें नहीं चलती हैं। आज इस हमारे लॉकडाउन के समय में या मजदूर जब परेशान है, भारतीय जनता पार्टी की खटारा सरकार की खटारा स्कीमों को खींचने के लिए मनरेगा एकमात्र ऐसा पहिया है जो सरकार को चलाने में कहीं न कहीं संजीवनी दे सकता है। और जो हमारे श्रमिक, जो प्रवासी मजदूर लौट कर यहाँ पर आए हैं, उनको जीवन देने के लिए मनरेगा एक ऐसी स्कीम है
जो श्रमिकों को कहीं न कहीं से रोजगार दे सकती है। लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात अतुल भाई यह है कि आज जो सिस्टम उत्तर प्रदेश का फेलियर है, चाहे वो मनरेगा के मजदूरों को टैग करने की बात हो, चाहे मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड की बात हो, चाहे मनरेगा मजदूरों के समय से भुगतान हो, ये सारी चीजें मनरेगा एक्ट में हैं कि उनके समय से भुगतान किया जाए, नहीं कर रही थी। पिछले 6 सालों से मनरेगा को दबाने की, दफनाने की कोशिश कर रही थी। जब आज कोई रास्ता सूझा नहीं, जब आज मुसीबत आ गई, क्योंकि ये अज्ञानी सरकारें हैं। पाल साहब के ज्ञान पर सवाल नहीं है, लेकिन इनकी सरकार टॉप टू बॉटम अज्ञानता से भरी हुई है। इनको जिस पैटर्न पे वोट मिलता है उसके अलावा उस पर काम नहीं करते हैं। तो अगर उस पर काम नहीं करते हैं तो आज जो परिणाम हमारे सामने है, और पाल साहब जहां से आप आते हैं, अधिकांश प्रवासी मजदूर वहीं से लौट के आए हैं। अगले स्लॉट में उनके जो लेबर एक्ट में जो नियम है मजदूरों का, उसकी बात करूंगा। आज सबसे ज्यादा परेशान मजदूर कहीं का भी है तो पूर्वांचल का है। आप भी कह रहे थे उनको वहां मजदूरी मिल रही है, उनको वहां पर रोजगार मिल रहा है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में रोजगार और बिल्डिंग सड़क निर्माण के आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े भी डराने वाले हैं। अगर आप कहेंगे उसके भी तथ्य और प्रमाण साथ रखूंगा। तो मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी देश से झूठ बोले, छल करे, देश और प्रदेश संकट में है, कम से कम उन बातों के लिए क्षमा मांग ले जो पिछली बार इन्होंने मनरेगा का, दीपक भाई आप मोहब्बत ज्यादा करते हैं पाल साहब से, इसलिए उनको बख्श दिया, उनकी पार्टी को झूठा करार दिया, या आप ये संकोचवश नहीं बोल पा रहे हैं कि सब कुछ झूठा ही झूठा है? ये कौन सी बात? झूठा ही झूठा है, मैं तो कह दिया ना। हमने कहा पाल साहब की मजबूरी थी। पाल साहब जिस पार्टी में है, इनको भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप झूठ बोलना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। लेकिन योजना तो अच्छी होगी ना पाल साहब की, उनकी सरकार की। आप नहीं योजना दीपक नहीं, दीपक आप जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। दीपक अतुल जी, अगर दीपक को 1 मिनट में रोक दूं। हाँ 1 मिनट में दीपक को रोक दूं। बता दे दीपक, अगर आप ये कह रहे हैं कि मनरेगा की ही एक रास्ता है, तो हम कहाँ आपसे असहमति व्यक्त कर रहे हैं। अगर आज मनरेगा में अगर कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया, उस समय 27,000 करोड़ से शुरू किया, आज हमने 1,01,000 करोड़ परिव्यय कर दिया और वो काम हो रहा, तो आप इसकी तारीफ तो करिए। आखिर अगर हमने आपके काम को ही आगे बढ़ाया और उसी से रोजगार दे रहे, फिर इसको ये क्यों कह रहे कि रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों झुंझुना है? दूसरी बात आप कह रहे हैं कि केवल मनरेगा है, केवल मनरेगा नहीं है। अगर आज आपने देखा होगा तो आज 2,40,000 एमएसएमई की जो लघु सूक्ष्म मझोले इकाइयां हैं, उसके लिए 5,966 करोड़ आज उनको ऋण दिया है, और 1,11,000 करोड़ 11 करोड़ मतलब जो 11,000 इकाइयां हैं उनको दिया 3,226 करोड़ का ऋण। हम एमएसएमई में भी आपने देखा होगा 20 लाख करोड़ में खाली 3 लाख करोड़ हमने एमएसएमई के रिवाइवल में रखा। जो एमएसएमई पिछले 10-15 सालों से सबसे बड़ी जॉब प्रोवाइडर थी, आज वो सिक हो गई, उनको रिवाइव करने का काम कर रहे हैं। तो जब हमारे ये मीडियम या स्मॉल या लघु सूक्ष्म मझोले जो ये इकाइयां फिर से रिवाइव होंगी, जो गांव में आज सिक हो रही थी, तो इसमें जॉब नहीं मिलेगा। मुझे लगता बिल्कुल, है लेकिन पाल साहब दीपक भाई को सिर्फ अपनी सरकार की योजना जिसका कभी मजाक उड़ाया गया था, वो ये कह रहे थे कि पत्थर गड्ढे खोजने की योजना है 70 साल में, उसको हम गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ाएंगे, उस पर उनका फोकस था। बाकी बहुत सारी चीजें अकेले सिर्फ मनरेगा के तहत ही यहां पर रोजगार 1,25,00,000 लोगों को नहीं मिलेगा। बहरहाल दीपक भाई की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से अभी ऐसा कोई ट्वीट नहीं आया था इसको लेकर। लेकिन नवाब जान खान साहब, अखिलेश यादव को क्यों लगता है कि ये झुंझुना है भाई? डिफेंस एक्सपो से कितना मिला, इन्वेस्टर समिट से कितना मिला भाई, उसके बाद कोरोना काल भी तो आ गया ना, और अब क्या मिल रहा है? तात्कालिक जो मिलना चाहिए वो झुंझुना कैसे लग रहा है? अतुल जी, अखिलेश जी ने जो समिट इन्वेस्टर हुआ था, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बहुत शानदार आवाज आ रही है, बोलिए। 2018 में समिट इन्वेस्टर हुआ था जी। आज तक धरातल पे उस इन्वेस्टर का क्या हाल है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, आप भी बखूबी जानते हैं और पाल साहब भी जानते हैं, दोनों जानते हैं अच्छी तरीके से कि कितने लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हुए। ऐसी वही हाल डिफेंस एक्सपो का है।
कि कितने लोगों को आज तक उस डिफेंस एक्सपो के एमओयू साइन करने के बाद धरातल पर काम किया गया और कितने लोगों को रोजगार मिला। जी मेरे नेता अखिलेश जी 2018 से 2020 आ गई है, 2 साल में आपके एमओयू का क्रियान्वयन नहीं होता है, तो फिर उस एमओयू का क्या मतलब रह जाता है? आप बताइए मुझे। लोगों को रोजगार चाहिए ना, लोगों को एमओयू नहीं चाहिए। लोगों को आपने झुंझुना इसलिए दिखाया कि हम इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट करके 4.25 लाख करोड़ के एमओयू साइन करके नौजवानों में एक जज्बा पैदा करने का काम किया था कि हम इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट लाए हैं, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। वो एक सपना था या हकीकत थी? जहां तक मनरेगा का सवाल है, मैं पाल साहब से ये जानना चाहता हूं कि पाल साहब, आपने पूरे देश के 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 40,000 करोड़ का एडिशनल बजट मनरेगा में दिया जी। पहले मनरेगा में 200 दिन काम करने की संख्या दी, 200 दिन हर व्यक्ति को काम मिलेगा। क्या अब इस काम की जो 200 दिन से क्या 365 दिन पूरा साल इनको काम देने का काम करेंगे? ठीक है पाल साहब, बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं दीपक के पास जाऊं। पाल साहब देखिए, 2 सवाल हैं। एक तो जो ट्वीट किया है अखिलेश ने और झुंझुना बताया है, वहीं खान साहब का भी सवाल है कि बड़ा जज्बा जगाया था, बड़ा सपना दिखाया था उस समिट का, उस एक्सपो का क्या हुआ, और मौजूदा दौर में जो आपने किया है, जो आप करने जा रहे हैं, उस पर भी उनका एक सवाल है। पाल साहब, मैं बहुत जल्दी उत्तर दे रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको भी याद होगा कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो आगरा में एक इन्वेस्टर समिट हुआ था। बिल्कुल, शायद वो ट्वीट उन्होंने अपने कार्यकाल का किया कि कोई ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं हुई। पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो जान भाई ने कहा कि 4.25 लाख नहीं 4.5 लाख 4,70,000 करोड़ का एमयू साइन हुआ था। और उसके बाद पहली बार ये पहली सरकार है जो केवल इन्वेस्टर समिट नहीं किया, इन्वेस्टर समिट के बाद ब्रेकिंग सेरेमनी किया कि 1 लाख कुछ हजार करोड़ का मतलब एमयू के बाद जो इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज के साइन हुए। और इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि पिछले दिनों में क्या हुआ। पिछले दिनों में जब इनकी सरकारें थी तो चीनी मिलें बंद हो रही थी। आखिर यूपी एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, 70% किसान गांव में, यहाँ पे अगर किसी का कैश क्रॉप है तो गन्ना है, शुगर केन, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश। आज सारी चीनी मिलें मायावती की सरकार में, अखिलेश की सरकार में बंद हो रही थी। आपने देखा होगा मुंडेरवा चीनी मिल योगी जी ने फिर से चलवाई, पिपराइच फिर से चलवाई। आज ही आपने देखा होगा रिपोर्ट की 54 नई यूनिट लग गई हैं, जिसमें रोज प्रतिदिन 60 से 70,000 पीपी किट तैयार हो रहे हैं। तो आज मैं कह रहा हूं कि आज इन्वेस्टर जो आए थे, केवल एमयू नहीं हुआ है बल्कि आज ब्रेकिंग सेरेमनी होकर के ग्राउंड पे वो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। आप ये बताइए कि डिफेंस एक्सपो जो बन रहा है, कह रहे उसमें क्या मिलेगा। ये डिफेंस एक्सपो जिस दिन तैयार हो जाएगा उसके दोनों तरफ सारी इंडस्ट्री डिफेंस से जुड़ी हुई उसकी एक्सिलरी यूनिट आएंगी। अब अगर इनको दिखाई न पड़ रहा हो कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मुझे आश्चर्य है। मुझे आज भी राजनीति में पाल साहब आपका देखिए इतना पुराना लंबा अनुभव है ना कि अक्सर ऐसे ही आश्चर्य होते हैं, कभी आपको होता है कभी उनको होता है। बहुत जल्दी से दीपक भाई एक सवाल, आपने पूरे इस रोजगार आत्मनिर्भर योजना को जोड़ दिया मनरेगा से, चलिए आपने क्रेडिट लिया और पाल साहब ने आपको क्रेडिट दे भी दिया कि आपकी योजना थी, हम आगे बढ़ा रहे हैं, तब तो तारीफ कर दीजिए, चलिए तारीफ भी मत करिए। मेरा सवाल है कि उसमें सिर्फ मनरेगा ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। एक अच्छा पुख्ता प्रोग्राम बनाकर सरकार आगे बढ़ रही है, थोड़ा वक्त तो देना चाहिए, फिर आप उस पर सवाल भी खड़े कर सकते हैं, उस पर आप खिंचाई भी कर सकते हैं और हकीकत भी आप सामने रख सकते हैं। स्किल मैपिंग से लेकर सूचीबद्ध तरीके से जिलेवार किसको कहां जोड़ा जा रहा, ये प्लानिंग है, कह सकते हैं कि हाँ एक ठोस प्लानिंग के तहत आ रहा है या हवा में ही है? देखिए अतुल भाई, पाल साहब ने चीनी मिलों की बात की, जहां से वो सांसद हैं, वो क्षेत्र कांग्रेस की सरकार में चीनी का कटोरा कहा जाता था और सारी मिलें बंद हो चुकी हैं। मात्र एक चीनी मिल को पुनर्निर्मित किया गया, एक को संचालित करने की बात की जा रही है। सच से जो काफी अंतर होता है।
दूसरा, आपने कहा कई सारी और योजनाएं हैं, इस प्रदेश में कोई योजनाएं नहीं है। योजनाओं के नाम पर आयोजन हुए हैं, योजनाओं के नाम पर जो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी को खत्म करने के काम किए जाते हैं, उसमें सरकार की छवि चमकाए जाने का काम किया गया है। मेरे पास तथ्य और प्रमाण है, सरकार के लिखित जवाब है और मैं जवाब सामने लेकर बैठा हूं। ठीक है, बोलिए। इन्वेस्टर समिति के नाम पर सरकार ने स्पष्ट तौर पर, मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा था कितने इन्वेस्टर आए, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं आया था। कितने रोजगार सृजित हुए हैं, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब जो इन्वेस्टर नहीं आए नए, कोई रोजगार सृजन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उत्तर प्रदेश की सरकार हवा में बात करती है, उत्तर प्रदेश की सरकार आयोजन के नाम पर खबर तो बना लेती है, लेकिन धरातल पर कुछ दिखता नहीं है, धरातल पर उतर कुछ सामने चीजें आती नहीं है। तो क्या ये प्रदेश माने, जैसे आज खबर बनाई गई, इस तरह से 25 बार उत्तर प्रदेश में 1 लाख नौकरी देने, 1.5 लाख नौकरी देने, 60,000 नौकरी देने की 25 बार इस तरह के आयोजन किए गए हैं, जिनमें 25 रोजगार भी नहीं मिले हैं। अगर मिले भी हैं, शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे रोजगारों की बात कह सकते हैं, जिन पे सीबीआई जांच से लेकर क्या क्या हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश माने कि उत्तर प्रदेश में रोजगार देने की बात हो रही है? तो उत्तर प्रदेश में रोजगार देने के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और आयोजन करके सरकार जो रोजगार देने के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, उसके नाम पर अपनी छवि चमका रही है। तो ये बड़ी भिन्नता है उत्तर प्रदेश में रोजगार की धरातल पर, रोजगार देने पर और रोजगार के आयोजन करने में बड़ा अंतर है। अभी आपने रोजगार की बात की, पाल साहब सहमत होंगे, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारे श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया था। कारण क्या थे? उसमें स्पष्ट लिखा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार इन श्रम कानूनों को इसलिए स्थगित कर रही है, खासकर चीन के निवेशों को उत्तर प्रदेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। अरे भाई, इसलिए उत्तर प्रदेश के श्रम कानून सस्पेंड किए जाएं कि हम चीन को यहाँ आमंत्रित करें काम करने के लिए। ये तो तथ्य और प्रमाणित तौर पे बातें हैं। डिबेट छूटते ही मैं उसको भी सार्वजनिक कर दूंगा ट्वीट के माध्यम से। क्या ये नहीं, चीन को आमंत्रित कर रहे हैं या चीन से जो दूसरे देशों की कंपनियां हैं उनको आकर्षित करने के लिए बदलाव हुआ था? ये भी स्पष्ट करिए दीपक जी। अब यही अंतर है। अटल जी दीपक जी का बयान था, अतुल भाई, जो मुख्यमंत्री जी का बयान था, मुख्यमंत्री ने उसमें स्पष्ट कहा था उत्तर वो बयान था, खास करके वो बयान था। अब मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस देश के साथ खड़ी है, बीजेपी सरकार में है, तो वो भी देश के साथ खड़ी है। खान साहब, भाई साहब, उनकी पार्टी भी सरकार में, सरकार का सहयोग कर रही है। तो अब, पहले तो संबंध खराब नहीं थे ना, आपके भी संबंध थे, आपके भी MOU थे। अब जो मौजूदा परिस्थितियां, उसमें चीन से जो कंपनियां, क्योंकि मैंने इस पर चर्चा उद्योग मंत्री से की थी, मैंने खुद इस पर चर्चा जो है कई तमाम मंत्रियों से की है, तो उन्होंने कहा कि ये बदलाव किया गया। तो ये स्पष्ट कर दीजिएगा दीपक भाई जल्दी से। देखिए, बदलाव मैंने कहा ना, ये विषय अगर हम आप कहते हैं, आपकी कहते तो मैं छोड़ देते हैं। नहीं, मैं छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, आप स्पष्ट करिए, मैं तो ये कह रहा हूं। चलिए मेरी बात सुनिए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जब श्रम कानून को सस्पेंड करते हैं तो कहते हैं हम चीन को आमंत्रित कर रहे हैं। ये दोहरी बात हुई ना, सरकार दोहरी बात क्यों करती है? इसका मैं जवाब लूंगा। नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा है तो मैं पाल साहब से जवाब लूंगा, लेकिन खान साहब से एक छोटी टिप्पणी ले लूं। खान साहब, जगदीश पाल जी ने आपकी बात का जवाब दिया, आपकी नेता की बात का जवाब दिया। ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव को ट्वीट पर याद आया अपने समय का इन्वेस्टर मीट और इन्वेस्टर समिट, जिसका कुछ हो नहीं पाया, इसलिए उन्होंने उसी का जिक्र कर दिया? जल्दी से जवाब दीजिए। अतुल भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की घोषणा करी थी जी। मेरा जनपद मुरादाबाद पीतल के उद्योग में नंबर 1 है पूरे देश में। मैं ये जानना चाहता हूँ पाल साहब से जी कि मुराद जनपद में पीतल उद्योग में कितने लोगों को स्वरोजगार के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, यही बता दीजिए। 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट का जो नारा है जी, वो कागजों पे अच्छा दिखता है, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर रोजगार के जो अवसर पैदा होने चाहिए थे, वो सरकार ने अवसर पैदा करने का काम नहीं किया है जी। जहाँ तक समिट का सवाल है, ठीक है, आज की बात करनी चाहिए, आज की बात करनी चाहिए। हम खराब थे, हमें जनता ने हटा दिया। आपको इसी उम्मीद से जनता लाई थी कि आप रोजगार देंगे, आप रोजगार देंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन जनता को आपसे निराशा है। निराशा का कारण आज दिख रहा है जनता में कि 80 रुपए
डीजल का भाव हो गया और पेट्रोल से डीजल ज्यादा महंगा हो गया और जनता निराश बैठी है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं करती है, न मोदी जी की सरकार से, न योगी जी की सरकार से। ठीक है खान साहब ये आपकी ईमानदारी और ये आपकी बेबाकी है कि आप देखिए मान रहे हैं कि आपकी सरकार खराब थी, क्योंकि नारा तो था काम बोलने का, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर खराब थी, अगर खराब थी। अच्छा, आपने ये नहीं कहा, आपने ये कहा होगा कि अगर खराब थी तभी बदला होगा। चलिए ठीक है, मान लिया। पाल साहब जवाब देंगे खान साहब की बात का भी, मुराद की बात कर ली उन्होंने, पीतल की बात कर ली, और उसके साथ साथ दीपक भाई ने 2-3 बातें कही हैं। जगदंबिका जी देखिए, आज मैं आपसे तो ये कहना चाहता हूँ कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नारा नहीं है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कम से कम इस सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया कि हर जिले में, जैसे आज मुरादाबाद में पीतल की बात हो, फिरोजाबाद में कांच की बात हो, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल की बात हो, आज मेरे डिस्ट्रिक्ट में अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आज चिन्हित किया गया तो पहली बार तो कम से कम जो चीजें विलुप्त हो रही थी, आज उन जनपदों को फिर से इस सरकार ने इस बात के लिए प्रयास किया कि उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसको हम उत्पादन के बढ़ाने के लिए सुविधाएं देंगे। आज हमारे यहाँ इंटरनेशनल राइस सेंटर की स्थापना हो रही है। आज हर डिस्ट्रिक्ट में जिस चीज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसमें केवल हमने हर जिलों में उसकी योजनाएं बनाई, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, और जो 6 डिस्ट्रिक्ट के लोग बात कर रहे थे, आखिर संत कबीर नगर का आदमी जो जुड़ा, उसने कहा मैं कल तक होजरी, क्योंकि संत कबीर नगर में बुनकर हैं, मगहर में है, खलीलाबाद में है, उसने कहा कि मैं जो हैंडलूम का काम, होजरी का काम करता था, छोटे स्तर पे कर रहा था, आज मुझे मुद्रा योजना में पैसा मिला, मैंने अपना काम का विस्तार किया। दूसरे राय साहब ने कहा कि हम बेकरी का काम करते थे और रस के लिए हमने लिया, उसको विस्तार किया कई जनपदों में। तो मुझे लगता है कि आज इन बातों को केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए, जो बातें ठीक हैं उस बात पे तो कम से कम खान साहब को भी सहमत होना चाहिए कि आज है। आज आप इस बताइए कि कोविड-19 के संक्रमण काल में जिस समय अभी भी महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, कि आखिर ये 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, जो 4 देश यूरोपियन के, चाहे इंग्लैंड ले लीजिए, स्पेन ले लीजिए, इटली को ले लीजिए, उन 4 मुल्क के बराबर की आबादी है, और वहाँ 1,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं तो पाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ विरोध दिखाने के लिए विरोध हो रहा है, तथ्य नहीं है। लेकिन दीपक ने एक सवाल पूछा है, वो ये कह रहे हैं कि आप विरोध भी कर रहे हैं और आप चीन को मौका भी दे रहे हैं। बड़ा गंभीर आरोप है। नहीं, आपने स्पष्ट करने के लिए कहा, आज रोज बात हो रही है हमारी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि एक समय ऐसा है जब पूरे चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया में एक ऐसा वातावरण बना है कि जो लोगों ने चाइना में इन्वेस्ट किया था, चाहे दुनिया के लोग हो, दुनिया की बाहर की कंपनियां हो, अब वो चाइना से निश्चित अपना इन्वेस्ट बाहर लेकर के आएंगी, और उस बाहर को लेके आए, उसमें इंडिया एक मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बने। ठीक और है, उसमें भी उत्तर प्रदेश। चलिए यार देखिए, मैंने इसीलिए कहा था, और ये आप भी स्पष्ट कर रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई अंतर आता है, लेकिन एक सवाल जरूर अब यहाँ पर है। देखिए, रोजगार को लेकर ये अभी प्लानिंग है, ये योजना शुरू हो रही है, कितना धरातल पर उतरेगी हम भी देखेंगे, कितने लोगों को अवसर मिलेंगे हम भी देखेंगे, कितने लोग इससे जुड़कर आगे अपने आप को सक्षम कर पाएंगे वो भी हम देखेंगे, और ये कंटिन्यूटी आगे भविष्य में लगातार बनी रही वो भी परखा जाएगा। लेकिन खान साहब, एक जल्दी से जवाब दीजिए। आपने कहा कि इन्वेस्टर समिट में मुझे भी पता है, पाल साहब को पता है कि हकीकत क्या है। मुझे तो आपके समिट की भी हकीकत पता है और इनके समिट में क्या हुआ वो भी पता है, पर एक बात नहीं पता है मुझे, आपको अगर पता हो तो बता दीजिए। ये विपक्ष में अघोषित प्रवक्ता कौन है भाई बीजेपी का? अब ये तो जो सवाल कर रहा वही बता सकता है। आप लोग को नहीं पता है, आप लोग प्रवक्ता बनकर बैठे हो, आप लोग को पता ही नहीं है। बड़ा क्लियर है, मेरी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, आप भी जानते हैं। अरे मैं नहीं जानता हूं ना, इसलिए पूछा पाल साहब, मैं नहीं जानता हूं। प्रियंका ने ट्वीट किया है, दीपक भाई बैठे हैं, उनसे तो मैं पूछूंगा, लेकिन पहले मैंने सोचा आप लोगों से ही पूछ लूं। कुछ लगा कि किधर इशारा था। अब ये तो प्रियंका जी बताए ना किसको इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए, प्रियंका जी तो है नहीं, दीपक भाई बैठे हैं। दीपक भाई आप ही बता दीजिए, यह घोषित प्रवक्ता कौन है भाई, क्योंकि प्रियंका
इंदिरा की पोती है, ये तो दुनिया को पता है, ये बताने की बार बार बात नहीं है। वो ये बता रही है, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, सबको पता है। ये बता देती कि भाई अघोषित प्रवक्ता कौन है तो अच्छा लगता और समझ में भी आ जाता, फिर खान साहब से भी मुझे अलग से नहीं पूछना पड़ता। अतुल भाई थोड़ा सा समय और हाँ, बिल्कुल, धैर्य रखिए। हाँ। अघोषित प्रवक्ता समय आने पर घोषित प्रवक्ता हो जाएंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां तो सरकार के साथ खड़ी हो जाती हैं और कुछ पार्टियां तब जागती हैं जब कांग्रेस कोई आंदोलन शुरू कर देती है। तो मेरा किसी खास पार्टी की तरफ इशारा नहीं है, ये पूरा प्रदेश देख और समझ रहा है। आपने कहा इंदिरा गांधी की पोती, पूरा देश जानता है, लेकिन हम जब गुस्से में होते हैं या जोश में होते हैं तो कहते हैं हमें गर्व है हम हिंदुस्तान के हैं, हमें गर्व है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं। पाल साहब ने कहा ना दीपक सिंह अमेठी के हैं, तो उसकी पहचान उसकी अपनी परपाटी से, अपनी माटी से, अपने पूर्वजों से जानी जाती है। तो हमें इस बात का गर्व है कि इंदिरा गांधी जी ने जिस चीज को आज ये भुनाते हैं, कहने की बात करते हैं, इंदिरा गांधी ने करके दिखाया था, हिंदुस्तान का भूगोल बदला था। आज जो अमेरिका हमें धमकाता है, इंदिरा गांधी जी ने धमकाया था, कहा था अगर अमेरिका का 7वां बेड़ा हिंदुस्तान की धरती पर आता है, दुनिया ने समंदर के 2 रंग देखे हैं, दुनिया समंदर के तीसरे रंग को भी देखेगी, समंदर का पानी लाल भी होता है। वो थी इंदिरा गांधी। हमें गर्व होता है ऐसी नारी पर। नहीं, दीपक भाई देखिए, गर्व तो मुझे होता है कि इंदिरा हमारी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा जी हमारी प्रधानमंत्री थी, मुझे भी गर्व होता है, खान साहब को भी होता है, पाल साहब को भी होगा, आपको भी होगा, और उनका पारिवारिक रिश्ता था तो उनको भी गर्व होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, घोषित प्रवक्ता कौन है भाई? चलिए अगली डिबेट में नाम बता दूंगा अतुल भाई, पक्का वादा रहा। अभी पता नहीं है या बताना नहीं चाह रहे हैं? अगली डिबेट में नाम पूरा प्रदेश जानता है अतुल भाई, जानते हैं आप भी हो। ठीक है, पाल साहब आप जानते हैं, आपके रोजगार के अवसर को ये नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपने किन किन पार्टियों में अपने प्रवक्ता बना रखे हैं या कौन कौन सी पार्टी आपकी प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है, ये दीपक भाई जानते हैं। पाल साहब बता देंगे, पक्का झूठ नहीं बोलते, मैं जानता हूं इनको। पाल साहब जी अतुल जी, मैं आज ये बात मुझे नहीं समझ आ रही है कि इतने दिनों बाद प्रियंका वाड्रा ने ये क्यों ट्वीट किया कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ, और आज आप इस पे जोर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अब प्रियंका गांधी नहीं है, शादी होने के बाद बेटी पराई हो जाती है, अब वो मिसेज रॉबर्ट वाड्रा है। और अब अगर एक तरफ वो क्यों अपने को फिर से इंदिरा गांधी के साथ जोड़ करके उस सेक्रीफाइसेज की बात कर रही, आखिर वो रॉबर्ट वाड्रा जिनकी पत्नी है उनके साथ तो उनका अब एक रिश्ता है, तो स्वाभाविक है कि वही रिश्ता रहेगा और वो देश को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दादी पोती का, दादा पोते का रिश्ता तो रहेगा ना पाल साहब, इसको भी कोई नहीं बदल सकता ना। बेटी पराई हो जाती है वो अलग बात है, वो हर घर में है, वो हर घर में है, लेकिन रिश्ते तो रिश्ते रहते हैं ना। हाँ बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ पाल साहब, क्योंकि दीपक ने नहीं बताया खुलकर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आज ये बात कहने का मतलब क्या था। रिश्ता उन्होंने बता दिया, चलिए ठीक है, मैं वो भी स्वीकार कर ले रहा हूँ। आज ये कहना कि मैं उनकी पोती हूं और अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं मैं, ये किसकी तरफ वो इशारा कर रही हैं? तो अब मुझे लगता है कि अगर वो आज इस बात पे जोर दे रही हैं तो वो कहीं ना कहीं आखिर वो अपने को उनसे जोड़ना चाहती हैं, क्योंकि ये मालूम है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आज उनका ऑफिस सील हो गया। जिस तरह से ईडी ने राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली के लैंड डील में जितने भ्रष्टाचार के सबूत आए हैं, तो अब स्वाभाविक है कि उनको लेकर के और देश में वो सवाल अगर उठाना चाहती हैं तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि भाई आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रही हैं, और भ्रष्टाचार में तो आज खुद रॉबर्ट वाड्रा ही लिप्त हैं, और जिनके खिलाफ सारी चीजें हो गई हैं, मतलब केसेज हो गए और उनकी जांच हो रही है, सारे सबूत, सारे ऑफिस को सील कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यही कारण होगा, अन्यथा जिस तरीके का सवाल राहुल उठा रहे हो या ये उठा रहे हो, आखिर चाइना से अगर सवाल उठा रहे हैं, आखिर हमारी बातें तो आज कोई पूरा देश खड़ा है सेना के साथ, आखिर ये क्या बात है? शरद पवार अगर कहें कि इस समय देश के सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, तो इस समय अगर आप कोई बयान देते हैं तो क्या उससे सेना का मनोबल नहीं गिरता? नहीं, मेरा सवाल ये है, देखिए वहां पर तो आपकी पार्टी, आपकी सरकार जवाब दे रही है। मेरा सवाल सर सीधा उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक उन्होंने लिखा है कि बेशक आप नोटिस भेजते रहिए, बेशक आप ये एक्शन लीजिए,
मैं आगे भी मुद्दे उठाऊंगी, क्योंकि मैं अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं, मैं इंदिरा की पोती हूं। वो कौन से उन पार्टियों और उन नेताओं का जिक्र कर रही हैं जिसको लेकर दीपक भी कह रहे हैं कि अगली डिबेट में वो खुलासा करेंगे? ऐसा है क्या कुछ? क्योंकि कानपुर शेल्टर होम मामले में तीनों नेताओं ने, अखिलेश ने, मायावती ने और प्रियंका ने, तीनों ने ट्वीट किया था। मुझे याद है, मैंने चर्चा भी की लगातार। उनमें से एक को नोटिस गया है, 2 लोगों को नहीं गया। कहीं ये दर्द तो नहीं है प्रियंका का कि मुझे ही क्यों? देखिए, अब ये उनका है, नोटिस तो ये प्रशासन की प्रक्रिया है कि किसको किसको नोटिस जा रही। लेकिन आखिर इस प्रदेश ने ये भी तो देखा था कि इस प्रदेश को 2 युवाओं को की है पसंद, तो एक साथ अखिलेश और राहुल गांधी साथ साथ चले थे और फिर चुनाव के बाद किस तरीके से अलग हो गए। तो अब स्वाभाविक है कि कल एक हुए, आज अलग हुए। अब प्रियंका के किस पे निशाना है या किस पे इशारा है, ये तो स्वाभाविक है दीपक को ही बताना चाहिए। ये बात तो मुझे लगता है कि ये मेरे से तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि ये बात दीपक पाल साहब आप पर ही फिर से छोड़ रहे हैं कि भाई आप ही कुछ बता दीजिए। ऐसा तो नहीं कि कहीं और कुछ निशाना लग रहा था और यहाँ पर ट्विटर पर उन्होंने प्रतिक्रिया रख दी जैसा पाल साहब ने कहा? देखिए अतुल भाई, दो चीज पाल आ साहब रहा हूँ, खान साहब आ रहा हूँ, खान साहब आपके पास ही आ रहा हूँ। दीपक से एक छोटा सा कमेंट लेके बस। दीपक, जैसे पाल साहब ने कहा प्रियंका गांधी पुत्री है इसलिए वो सिर्फ बाड्रा लिखें, ये हमारे देश की सनातन धर्म का ना इतिहास है ना हमारे देश का कानून है। हमें बेटियों का आज हिस्सेदारी भी है, बेटियों का सम्मान भी है। तो मुझे लगता नहीं पाल साहब भाजपा में है तो बेटियों का अपमान करना शुरू करें, नारी शक्ति का अपमान करना शुरू करें। बेटियां आज हमारे हर चीज में हिस्सेदार और साझेदार बराबर की है। दूसरी बात रही अगर इसमें उनका प्रवक्ता कौन है, पाल साहब का बड़ा मजबूत नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में और देश में। इन्होंने अकेले दम पे सरकार गिरा दी थी भाजपा की, बहुत सारे विधायक तोड़कर लाए जब मुख्यमंत्री बने थे। तो इनको पता है कौन प्रवक्ता है इनका। हो सकता है डील पाल साहब ने की हो, ठीक है, अपने प्रवक्ताओं की। ठीक है, अब देखिए पाल साहब ने कब सरकार गिरा दी थी और कब आगे क्या होगा है तो भविष्य बताएगा। लेकिन बेटियों का अपमान कोई न करे न। तो यहाँ पर मैंने फिर से इसीलिए खंडित कर दिया था कि रिश्ता रिश्ता ही होता है। और जीतू पटवारी भी एक है, वो भी जिस तरीके से बेटियों के बारे में कहे गए, बाद में उनको भी खंडन करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी प्रदेश हो, बेटियों का अपमान नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैंने जीतू पटवारी का नाम लिया ना कि जीएसटी ये पैदा हो गई और विकास रह गया, बड़ा खंडन। ठीक है, अब नवाब जान खान सवाल इस बात का है कि दीपक भी नहीं बता रहे, पाल साहब भी नहीं बता रहे और संकेत जा रहा है आप लोगों की तरफ। आपके नेता भी बड़े सक्रिय हैं ट्विटर पर, पैरेलली प्रियंका के, और मायावती भी है। क्या कांग्रेस इस वक्त मान रही है कि समाजवादी पार्टी वो विरोध नहीं कर पा रही जो कि उसका विपक्ष में होने के नाते कर्तव्य था? वो अकेले ये लड़ाई लड़ रही है, इसलिए उनको नोटिस भी जा रहा है। आप लोग भूमिका अलग निभा रहे हैं। अतुल जी, आज ही आपने अपने टीवी पर, चैनल पर भी दिखाया है कि समाजवादी पार्टी धरातल पे भी लड़ रही है। आज महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज योगी सरकार ने कराया नहीं कराया, ये भी सबको दिख रहा होगा। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का डटकर हर मुद्दों पर मुकाबला करने को तैयार है और सक्षम है। साथ ही साथ जहां तक पाल साहब का सवाल है, जब पाल साहब कांग्रेस में थे हर चीज की राजनीति है, तो जब कांग्रेस ही कहलाते थे कौन सा सवाल है खान साहब? हर समय की परिस्थितियां बदल जाती है। ये कौन सा सवाल है अतुल जी? कभी कल अखिलेश और हम साथ थे, आज हमारे अखिलेश जी अलग है। तो ये तो राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती है। नहीं, राजनीति में देखिए परिस्थितियां ऐसी बदलती हैं कि कई बार तो पार्टी के अध्यक्ष तक बदल जाते हैं अचानक से। वो सब हमने देखा है भाई। मैं इतना बस जानना चाह रहा था खान साहब, आज मुलायम यूथ ब्रिगेड के लोग उतरे, उन पर पुलिस ने कार्रवाई की, आपने कहा योगी सरकार ने लाठी चला दिया। चलिए मैंने वो भी दिखाया है खबर
मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रियंका को क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी या कोई और पार्टी, मैं नाम भी नहीं लेता, कि कोई पार्टी भूमिका नहीं निभा रही, अकेले कांग्रेस ही लड़ाई लड़ रही है, प्रियंका लड़ाई लड़ रही है? खान साहब इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। नहीं, गलत है बिल्कुल। ऐसा है, समाजवादी पार्टी ने प्रवासी मजदूरों के मामले में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर, जो भूखमरी के कगार पर थे, जो भूखे प्यासे आ रहे थे, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अखिलेश बनकर उनका काम किया नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने कोविड-19 में जो लोग परेशान थे उनकी मदद करने का काम किया नहीं किया। अब ये हमें कैसे पता किया नहीं किया? मैं तो अतुल जी आप लोगों को पता होगा ना। अतुल जी, ये बात तो दीपक भाई की पार्टी भी कहती है, ये बात सरकार वाली पार्टी भी कहती है। आप ये कहेंगे किया नहीं किया तो मैं कैसे इसमें हामी भर दूं भाई? दीपक भाई की पार्टी ने बस दिया कि नहीं दिया? आपने उनकी मदद किया कि नहीं किया? मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर इतना किया तो कांग्रेस को अकेले क्रेडिट ले रही है? चाहता हूँ, सुनिए। बोलिए जल्दी से। अतुल जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पाल साहब से ये जानना चाहता हूं, जब किसी देश में महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी स्वतः बढ़ जाएगी जी। जब तक महंगाई को नहीं रोकोगे, बेरोजगारी को नहीं रोक सकते। आज पेट्रोल आसमान के ऊपर है, डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए। ये पहली बार हुआ है देश की राजनीति में, देश के इतिहास में। मोदी है तो मुमकिन है। ये बात सत्य है या नहीं है? नहीं, अब इसका जवाब पाल साहब से ले लेते हैं। पाल साहब, और इसी में पाल साहब मैं चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी इतनी बढ़िया विपक्ष की भूमिका निभा रही है, फिर भी उनको क्यों किनारे कर रही है कांग्रेस? अब देखिए, आपने दो बातें कही खान साहब ने। खान साहब ने ये कहा, अब खान साहब को शायद इस बात का पता नहीं है कि बीजेपी की सरकार आने के पहले डबल डिजिट में महंगाई थी और आज सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन पे है। मतलब आज जिसको प्राइस इंडेक्स का एक पैमाना होता है, मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में सबसे महंगाई न्यूनतम थी, जो हमेशा एक महंगाई और भ्रष्टाचार दो मुद्दे थे जिसपे कांग्रेस यूपी की सरकार गई। 5 साल पे न किसी के खिलाफ उंगली उठी भ्रष्टाचार की और न महंगाई कोई मुद्दा था, इसलिए कि महंगाई न्यूनतम स्तर पे थी, 2% 3% पे। तो जब इस प्रदेश में आज डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो लगातार घटा भी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होता है और आज इसकी मार्केट ड्रिवेन होती है। आज अगर बढ़ा तो अब आपने कह लिया तो मुझे सुन लीजिए ना, आज बढ़ा है तो कल घटेगा भी। तो स्वाभाविक, हाँ बिल्कुल। मैं खान साहब आप सब तो रखिए, नहीं 40 है 60 है बैरल, मुझे मालूम है, लेकिन आज आप जानते हैं कि ये फैसला बिल्कुल मार्केट ड्रिवेन है। और जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, अतुल जी आप बता दीजिए कि आज इन्फ्लेशन नियंत्रित है कि नहीं है, आज महंगाई कंट्रोल में है कि नहीं है। अभी अगर आप देख रहे हैं कि महंगाई, तो मुझे लगता है कि महंगाई सबसे न्यूनतम स्तर पे है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आखिर इनको क्यों सफाई देना पड़ रहा कि हम साहब विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मतलब अघोषित प्रवक्ता कह रही है? तो अब तो ये जनता को सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं भाई, सवाल का जवाब दे रहे हैं तो हमें बोलने दीजिए ना। सवाल का जवाब बोलिए। ठीक, पाल साहब बोलिए। बताना नहीं पड़ेगा कि हम विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, पाल साहब जनता में लड़ाई ये नहीं है नंबर 1 की। जनता में लड़ाई अब सपा की, कांग्रेस की, बसपा की कौन नंबर 2 हो, इस बात की लड़ाई है। आज जो आप सवाल का जवाब मांग रहे हैं और जवाब ये लोग नहीं दे रहे हैं, वो इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि आज अब भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई चुनौती नहीं है। आज तो वो इस बात को साबित करने में लगे हैं कि नहीं विपक्ष हम है या कांग्रेस पार्टी है कि समाजवादी की बीएसपी है। तो अब ये तय करने कि कौन विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और जनता इस बात को जान रही कि केवल ये ट्वीट कर रहे हैं, कोई किसी मुद्दों पर संघर्ष नहीं कर रहे। दीपक बहुत जल्दी से एक शार्ट कमेंट, समय थोड़ा कम है। दीपक, यहाँ पर देखिए विपक्ष आपस में भिड़ा नजर आ रहा है, कोई कह रहा है घोषित प्रवक्ता कोई और है, मैं असल में मुद्दे उठा रही हूँ। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वाकई
जो बीजेपी इस वक्त टारगेट लेकर चल रही, राजनीतिक तौर पर भी उसको उसी तरीके से जवाब कोई दे पा रहा है, या वहां पर भी सब ट्विटर पर ही चल रहा है? सबका तो नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कांग्रेस पार्टी धरातल पे है। जब जब प्रियंका गांधी जी ने मूव किया, चाहे मिर्जापुर रहा हो, चाहे उन्नाव रहा हो, चाहे प्रदेश का कोई और हिस्सा रहा हो, उत्तर प्रदेश में सरकार से लेकर सारे सिस्टम खड़बड़ा जाते हैं। प्रियंका गांधी जी के आगाज से सरकार डरती है। सरकार ऐसे ऐसे कारनामे करती है कि जो शोभनीय नहीं होते हैं, जो अघोषित इमरजेंसी को दर्शाते हैं। सरकार जिस तरह से बयानबाजी से लेकर कार्रवाई करती दमन की, वो इनकी व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है दीपक भाई, मैं रोकूंगा, समय थोड़ा कम है। आपने कह दिया सबका नहीं पता है, तो खान साहब कहेंगे सबका उनको भी नहीं पता है, उनको अपना पता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जगदंबिका जी आपका, दीपक भाई आपका, खान साहब आपका। तो मौजूदा दौर में देखिए चर्चाएं बहुत हैं। एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ उसी में सुअवसर देना है रोजगार को लेकर। आज एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया, उस पर भी राजनीति हो रही है और आगे भविष्य में होगी, ये परंपरा भी रही है। सरकार कितना कर पाएगी वो जनता तय करेगी, देखेगी। राजनीतिक दल भले अनदेखा उसे कर दें, अगर अच्छा होगा तो, और अगर बुरा होगा तो वो देखेंगे, परखेंगे और बताएंगे भी। लेकिन उसके साथ साथ राजनीति भी बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है। अब यहां पर विपक्ष में इस बात की होड़ है कि सबसे ज्यादा विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा, और ये आपस में अगर द्वंद्व है तो ये भी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। नमस्कार।